नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। तो आज का जो टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। आपके 10 क्वेश्चन इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट टाइप मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन लिखा था टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड इन द प्लांट्स। ये तो बहुत आसान है। ये होता है आपका कौन सा, जो फूड को करता है फ्लोएम होता है। ये आपका वाटर के लिए होता है। और दोनों कैसी हैं आपकी, दोनों की दोनों आपकी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। कैसी टिश्यूज़ हैं? कॉम्प्लेक्स। कितने तरीके की टिश्यूज़ होती हैं? दो तरीके की। एक होती है परमानेंट, परमानेंट में भी दो होती हैं, एक सिंपल होती है, एक कॉम्प्लेक्स होती है, और दूसरी होती है नॉन परमानेंट, जिन्हें बोला जाता है मैरिस्मेटिक, मैरिस्टेम टिश्यूज़। ठीक है ना। तो मैरिस्टेम में जो आपकी आ जाती है वो कौन सी तीन आ जाती है आपकी? तो उसमें एपिकल आ जाती है, लेटरल आ जाती है और इंटरकैविटी आ जाती है। सिंपल में आपकी पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा आ जाती है। कॉम्प्लेक्स में आपकी जाइलम एंड फ्लोएम आ जाती है। प्रीवियस जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, तो लिखा हुआ है फ्लोएम। तो फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स। In plants, the synthesized food molecules by the leaves are the transported to the different storage organs, roots, stem, fruits, and with the help of the vascular tissues called the phloem. अब कैसी टिश्यूज होती हैं? वस्कुलर होती हैं आपकी। ठीक है ना। phloem is the living tissue in the vascular plant that transport the soluble organic compound made during the photosynthesis and known as the photosynthetic. In particular, the sugar, sucrose to part of the plant where needed. This transport process is called the translocation. याद रखना कि जो आपका क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होता है फूड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है बाय फ्लोएम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। आगे लिखा तो फ्लोएम carries food downwards from the leaves to the roots. Xylem cells constitute the major part of the mature woody stem or the roots. तो ये आप याद कर लेना। बाकी आप पढ़ लेते तो xylem लिखा हुआ है, xylem is the plant vascular tissue that convey water and dissolve the minerals from the roots to the rest of the plant and also provide the physical support. Xylem tissue consists of the variety of the specialized water conducting cell known as the जिन्हें बोलते हैं trachy elements. Xylem can be found in the vascular bundles present in the non-woody plants and the non-woody parts of the woody plants. तो xylem के बारे में ये था। पैरेन्काइमा के बारे में देख लेते हैं। तो xylem क्या करता है आपका? वाटर के लिए होता है आपका, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा तो मैंने बताया था ये क्या होती है आपकी मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ है। नहीं सॉरी, मैरिस्मेटिक नहीं है, ये आपकी कैसी है नॉन परमानेंट, नहीं नॉन परमानेंट तो नहीं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं। परमानेंट टिश्यूज़ हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा बन लिखी है। वो डेड सेल्स होती हैं आपकी। पैरेन्काइमा जो होती हैं आपकी थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं और मेनली ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। तो लिखा तो फंक्शन टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कनेक्टिव एंड द सपोर्टिंग टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यूज कंपोज ऑफ द थिन वॉल्ड सेल्स and the make up the photosynthetic tissues in the leaves and the pulp of the fruits. एंडोस्पर्म ऑफ द मैनी सीड्स। इनका काम होता है आपका क्या? वाटर या फूड ट्रांसपोर्टेशन का या फूड स्टोरेज का काम होता है इसका। दूसरा आती है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा जो होती है ये होती हैं आपकी कैसे थिक वॉल, थिक होती हैं और इनका काम होता है स्ट्रक्चर सपोर्ट देना। तो कॉलेनकाइमा इज द प्लांट सपोर्ट द टिश्यू ऑफ द लिविंग elongated cells with irregular cell wall. Collenchyma cell have the thick deposit of the cellulose in their wall and appear the polygonal in the cross section. The strength of the tissue result from these thickened cell wall and the longitudinal interlocking of the cells. ये किसकी बनी होती है? जैसे ये बनी होती है आपकी पैरेन्काइमा, मैंने बताया था सेलुलोज की बनी होती है और किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज की बनी होती है और एक पैक्टिन की बनी होती है। और जो कॉलेनकाइमा होता है उसमें आपका सेलुलोज आ जाता है और आपका पैक्टिन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी रिजल्ट फ्रॉम। यूट्रोफिकेशन एक्चुअल में होता क्या कि जब यूट्रोफिकेशन होता है तो उसमें डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन भी होती है आपकी, एल्गी ब्लूम भी देखने को मिलता है। तो ये तो क्या होता है, ये रिजल्ट है यूट्रोफिकेशन के। पर यूट्रोफिकेशन किसका रिजल्ट है ये बोला जा रहा है? तो ये होता है जब हाई अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट होते हैं और ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं वो आ जाते हैं जब पानी के अंदर ना। एक तो होती है नाइट्रोजन, एक होता है आपकी फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप होता है जो आपका। जब ये पानी में आ जाते हैं, अब ये किसी तरीके से आ सकते हैं, नेचुरल वे में भी आ सकते हैं और आपका कैसा है इन नेचुरल प्रोसेस से भी आ सकते हैं। जब चारों तरफ अगर कोई आपकी लेक है या पॉन्ड है, अगर उसके आसपास क्या है इंसान रह रहे हैं तो फैक्ट्री हो गई,
आपका होम हो गया, तो कहीं से भी अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं नाइट्रोजन जिनमें फॉस्फेट हो, तो आपको क्या हो जाता है कि पानी के अंदर यूट्रोफिकेशन होने लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एल्गी बूम भी देखने को मिलता है। एल्गी बूम की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं पाती ढंग से, और आपकी जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाती है। और ये होती है क्यों, ये किस कारण से होती है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं। तो द एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बाय द इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। दिस फिनोमेना कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस सोर्सेज, बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। यूट्रोफिकेशन हैज रिलेवेंट इफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज। द मेन इज द एल्गी ब्लूमिंग, ये देखने को मिलता है। एक्सेसिव एक्वेटिक माइक्रोफैटिक ग्रोथ एंड द ऑक्सीजन डिप्लीशन, तीनों देखने को मिलती है। When algae bloom has are dense, they form the visible green or yellowish brown covering that appearing on the float on the water surface. This block the sunlight that is needed by the organism in the water and further depleted the oxygen. वही बोल रहा है कि जब क्या होती है, एक चादर टाइप की आपकी क्या हो जाती है, पूरे पानी के ऊपर से आपकी एल्गी की चढ़ जाती है, जो आपकी किस तरीके कलर की हो सकती है, तो हो सकती है हरी कलर की हो, या फिर पीले कलर की भी आपको, या पीली ब्राउन कलर की एल्गी भी देखने को मिल सकती है, जैसे फियोफाइटा बोलते हैं, इसे आपका क्लोरोफाइटा बोलते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो पानी के अंदर आपके क्या होता है, बोल सकते हैं आपके जो ऑर्गेनिज्म होता है उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो बननी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, आपकी डिप्लीशन देखने को मिलती है, कम हो जाती है, जिससे पानी के अंदर के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं। आगे लिखा, सम एल्गी ब्लूम्स आर रिजल्ट ऑफ एन एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये देखो ये किस कारण से होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के कारण होता है। इनटू वाटर एंड द हायर concentration of these nutrients in water cause increased growth of the algae in the green plant. As more algae in the plant growth, other organisms die. After such organisms die, bacterial degradation of these biomass result in the oxygen consumption, thereby creating the state of the hypoxia. Hypoxia condition बोलते हैं जब आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। ये याद कर लेना। तो ये देख लीजिए, जैसे अगर कोई भी मान लीजिए रिवर है या फिर ओशन है या फिर एस्चुरी है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं आपके चारों तरफ, अगर जैसे एग्रीकल्चर या लीव स्टॉक आपके लाइव स्टॉक्स रन ऑफ है, अर्बन रन ऑफ है, तो सारा जितना भी एक्सेस होता है, जितने भी एक्सेस होते हैं वो सारे यहीं पे गिर जाते हैं। रेजिडेंशियल रन ऑफ है, तो यहीं से जितना भी एक्सेस होता है न्यूट्रिशंस का वो क्या आ जाता है आपका, अगर उनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस है तो वो फ्रेश वाटर में आ जाता है। फ्रेश वाटर में आने पर क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलने लग जाती है, आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। सेडिमेंट जो होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, याद रखना। जिससे क्या होता है कि सॉल्टनेस बढ़ने लग जाती है किसकी, पानी की, जिससे उसमें क्या होती है आपकी एल्गी उगने स्टार्ट हो जाती है, एल्गी बूम। और एल्गी ब्लूम वो कंडीशन होती है जब ऊपर पूरी चादर सी छा जाती है। इससे होता क्या है कि आपका मैंने बताया था एल्गी बूम से होता है क्या कि जो सनलाइट होती है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं पहुंच पाती, किनको ऑर्गेनिज्म, इनको नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाती, वहाँ पे प्लांट्स हैं या आपके एक्वेटिक एनिमल उन्हें नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इनसे इनकी मौत भी हो सकती है, मछलियों की, या फिर जो आपके वहाँ पे अलग से ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो मैं ये दिखा देता हूँ, देखो यूट्रोफिकेशन होता है, नाइट्रोजन गया, फॉस्फोरस गया, दीज न्यूट्रिएंट कॉज एंड इंक्रीज इन द फाइटोप्लैंक्टन। ये किसको बढ़ा देता है, फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ा देता है। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ग्रोथ होती है वो किस में देखने को मिलती है, सेज ग्रास में देखने को मिलती है। इससे होता है क्या है कि आपका एल्गी बूम देखने को मिलता है। एल्गी भी जब डाई करती है तो क्या डिके बन जाती है और ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अच्छा, जब एल्गी ऊपर की तरफ आ जाती है तो आपका सनलाइट, मैंने बता दिया, आपका सनलाइट ब्लॉक होने लग जाती है, जिससे पूरा जो आपका क्या होता है, बोल सकते हैं एक साइकिल होती है, एक्वेटिक साइकिल होती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। यूट्रोफिकेशन ये कंडीशन है, यहाँ पे वही दिखा रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए ये पानी के ऊपर जितनी भी ये एल्गी है ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दोज प्लांट हु डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड द। सिंपल सी बात है, जो एक चीज़ है, कोई सा भी, चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी चीज़ हो, उसे पैरासाइट बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, होस्ट सेल पे करता है उसे। जैसे आपकी टिक्स वगैरह हो गई, ये क्या होती हैं आपकी जू होती हैं जो, तो ये सारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ये आप याद कर लेना। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं खुद का खाना बना सकते हैं, ये खुद खाना बना लेते हैं। सेप्रोट्रॉप्स वो होता है जो डेड, जो आपका मटेरियल होता है उस पर आपका क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। और इंसेक्टिवोरस जो क्या करते हैं, कीड़े खाते हैं जो प्लांट, ठीक है ना, इनके बारे में आगे पढ़ लेंगे। तो पैरासाइट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, आपका डिपेंड करते हैं। तो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, सो इट इज़ द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। प्लांट आर अ सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और द लिविंग पिंग्स। प्लांट गेट द नरिशमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा देखो, प्लांट ज़्यादातर जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना वो सॉइल से लेते हैं, ये आप याद कर लेना।
द न्यूट्रिएंट्स आर द टू टाइप्स, इसकी बात आगे भी करेंगे, ठीक है ना, सॉइल की बात आगे भी होगी, वहाँ पे समझा दूंगा। द न्यूट्रिएंट्स आर द टू टाइप्स ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो, दो तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है ना। अब इनकी बात ना आगे करेंगे, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके सॉइल में प्रेजेंट, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके प्लांट्स को चाहिए होते हैं, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके प्लांट्स को चाहिए, तो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा तो दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है आपके। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं आपके दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसमें एक आते हैं सेप्रोफाइट आते हैं, सेप्रोफाइट में आपका फंजाई आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। वैसे ईस्ट जो होता है आपका फंगस के अंदर आता है, पर ये आपका यूनिसेलुलर बॉडी होती है। एक्चुअल में जो फंगस होता है वो आपके कैसे होती है, मल्टी सेलुलर होती है, पर एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ईस्ट, जो आपका यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है। पैरासिटिक आती हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये कस्काटा आ गया आपका, प्लाज्मोडियम आ गया। हॉलोजोइक में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड मटेरियल पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं और इंजेक्शन करते हैं। डॉग आ गया, अमीबा आ गया, तो पढ़ लेते देखो। ऑटोट्रॉप्स लिखा हुआ है, सपोज जिन्हें बोला जाता है, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग द मेटल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज बाय द यूजिंग द बेसिक एनर्जी सोर्सेज सच एज सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, खुद का खाना बना सकते हैं। Plants are the main example of the autotrophs using the photosynthesis. Some autotrophs such as the green plants and the algae are the phototrophs. They convert the electromagnetic energy from the sunlight into chemical energy in the form of the glucose. सो स्पाइनस, टोमेटो, बनाना, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है। हेट्रोट्रॉपिक की बात करें, एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन द रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जैसे हेट्रोट्रॉपिक में कौन आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या रेडीमेड फूड जो होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह वो खा लेते हैं, या दूसरे क्या करते हैं, जानवरों को खा सकते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स, दूसरों पे जो डिपेंड करते हैं खाने के लिए। हॉलोजोइक की बात करें, एनिमल हु टेक इन द सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। सॉलिड फूड में लेते हैं खाना और ब्रेक डाउन कहाँ होता है, हमारे इनर बॉडी में होता है, तो बिल्कुल सही है। एनिमल, अमीबा और मैन सारा इसी में आ जाता है, कम्स अंडर द हॉलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट लीव इनसाइड एंड आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। जैसे टिक्स हो गई, कस्काटा हो गया आपका, डोडर जिसे बोलते हैं, मॉस्किटो हो गया। सैप्रोफाइट्स की बात करें, इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड, बताया था मैंने, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें फंगस आ जाती है आपकी, और जैसे पिकल्स हो गई और लेदर, इनके ऊपर फंजाई आगे करती, ग्रो करती है। तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट्स क्लियर दैट द प्लांट दैट डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड्स आर कॉल्ड द पैरासाइट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बायो फर्टिलाइजर यूज एज द सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली फॉर द मेकिंग द बोवाइंस, मिल्किंग बोवाइंस। अच्छा, बोवाइन एनिमल बोला जाता है जो दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन्हें बोवाइन एनिमल बोला जाता है। और इनके लिए जो आपका बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट्री फूड में, होता है अजोला, ठीक है ना। तो चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ अजोला के बारे में, इज ऑल्सो नोन एज द मॉस्किटो फंस आर एक्वेटिक फंस। They are extremely reduced in the form on the specialized, looking nothing like the typical fern but more resembling duckweed or the some mosses. It can be used as animal feed, human food, medicine and the water purifier. यहाँ पे use होता है. It also used as a biofertilizer which improves the soil fertility and the boosting the crop yield. ये आप याद कर लीजिए. अच्छा, एजोबैक्टर की बात करें, एस्टोबैक्टर की बात करें, इट इज़ अ जीनस ऑफ द फ्री लिविंग डाइजोट्रॉफिक बैक्टीरिया हुज रेस्टिंग स्टेज इज अ cyst. It is primarily found in the neutral to the alkaline soil in aquatic environment and on the some plants. It has the several metabolic capabilities including the atmospheric nitrogen fixation. तो nitrogen fixation में आपका काम करता है एस्टोबैक्टर by conversion to the ammonia. अच्छा, फिर आता है आपका एजोस्प्रिलम. तो एजोस्प्रिलम is the one of the most studied plant growth promoting bacteria. It represents a common model for the plant bacterial interactions while the azosprylium ब्रासिलिनस इज द स्पीसीज दैट इज मोस्ट वाइडली नोन एज द एट लीस्ट द 22 स्पीसीज में आपका देखने को मिलता है. राइजोबियम जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये मेनली आपका किस में होता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है. तो राइजोबियम इज द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स नोडल्स ऑन द प्लांट. दीज बैक्टीरिया लाइव ये लीव इन द सिम्बियोसिस विद द लेग्यूम्स, जो आपकी दालें वगैरह होती हैं ना उनके साथ, क्योंकि जो मेनली जो इसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट के लिए वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन ही होता है. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ. अच्छा, मैंने दोनों पढ़ा रखे. एक होता है आपके ग्रोथ, एक होते हैं जो होते हैं आपके ग्रोथ, ठीक है ना. एक होते हैं आपके ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, और एक होते हैं आपके इनहिबिटर.
दो तरीके के आपके क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अब प्रोमोटर्स जो होते हैं उसमें तीन आते हैं आपके, तो तीन आ जाते हैं आपके कौन कौन से, एक तो आ जाता है साइटोकाइनिन आ जाता है, और एक आ जाता है आपका कौन सा, जिब्रेलिन आ जाता है, और एक आ जाता है ऑक्सिन। ये तीन आ जाते हैं। एक आपका दोनों होता है, इनहिबिटर भी का काम भी करता है, प्रोमोटर काम भी करता है, तो होता है आपका इथाइलिन। और इनहिबिटर में आ जाता है कौन सा आपका, अब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे इनहिबिटर की बात कर रहा है तो आंसर बनेगा अब्सिसिक एसिड। लिखा हुआ है कि द प्लांट हार्मोन अब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन जिबरेलिन एंड द साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब्सिसिक एसिड जिसे एबीए भी बोलते हैं, इज इन्वॉल्व इन द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। ये काम क्या करता है, जो आपका लीव्स में स्टोमेटा पाया जाता है, जो मेन फंक्शन करता है किसका, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सीड डॉर्मेंसी के लिए काम करता है। सीड डॉर्मेंसी जरूरी होती है कई पौधों के लिए आपकी, एंड द इनहिबिट अदर हार्मोनल एक्शन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड्स मैच्योरेशंस. It also has an important role in the synthesis of the protein and the compatible osmolytes, which enable plant to tolerate the stress due to the environmental or the biotic factors. Cytokinin, gibberellin, auxin are the responsible for the plant growth. They are produced with the plant and occur in a very low concentrations. They control all the aspect of the plant growth and the development regulation of the organ size, embryogenesis and the stress and the tolerance etc. यहाँ पे देख लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो कई कंडीशन होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं आपकी प्लांट्स की, जैसे जर्मिनेशन होता है वो बढ़ने वाला होता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी होता है, फ्लावरिंग होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, अब्सिशन होता है जो आपको दिख रहा होगा, जब क्या बोलते हैं आपका फ्रूट वगैरह क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। सीड डॉर्मेंसी होता है जब क्या होता है, बौनापन जो देखने को मिलता है किन में, आपका बीजों में। तो जिब्रेलिन जो होता है, ये चार जो शुरुआत की कंडीशन है, ये चार शुरुआत की जो कंडीशन है ये ग्रोथ के लिए आती हैं, और जो लास्ट की दो हैं वो आती हैं आपके किसके लिए, इनहिबिटर के लिए आती हैं, ठीक है ना। ये आपके प्रमोट करने के लिए होता है, जब प्रमोट होता है, बढ़ता है, और ये जब क्या होता है आपका क्या देखने को मिलता है, जब उसमें विकास देखने को नहीं मिलता, कम हो जाता है मतलब। तो जिब्रेलिन जो होता है आपका, ये जर्मिनेशन में काम करता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी में आपका काम करता है, फ्लावरिंग में और फ्रूट डेवलपमेंट में। ऑक्सिन की अगर बात करें तो जर्मिनेशन में काम नहीं करता, आपका ग्रोथ टू मैच्योरिटी हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूट डेवलपमेंट में हो गया। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये भी सेम है, जैसा ऑक्सिन करता है काम, ग्रोथ टू मैच्योरिटी में हो गया, फ्लावरिंग हो गया, और आपका फ्रूट डेवलपमेंट में हो गया। अब देखो इथाइलिन को मैंने बोला था ये दोनों तरीके से काम करता है, ऊपर वालों की तरह आपका प्रोमोटर भी होता है और अब्सिसिक की तरह आपका इनहिबिटर होता है। क्यों होता है भाई, देखो जर्मिनेशन और ग्रोथ टू मैच्योरिटी के लिए काम नहीं करता, पर हाँ फ्लावरिंग में काम करता है, और क्या होता है फ्रूट को डेवलप करने में भी काम करता है, पर उसके साथ साथ ये अब्सिशन में भी काम करता है। इसीलिए क्या होता है, दो जगह से तो ये क्या कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, पर एक जगह से इनहिबिट कर रहा है, इसलिए याद कर लेना। अब्सिसिक एसिड की बात करें तो ना ही जर्मिनेशन करता है, ना ही ग्रोथ टू मैच्योरिटी में काम करता है, ना ही फ्लावरिंग में, ना ही फ्रूट डेवलपमेंट। ये दो काम करते हैं आपके किस में, अब्सिशन और सीड डॉर्मेंसी में। तो जब कभी पूछा जाता है ना सीड डॉर्मेंसी में कौन काम करता है, तो अब्सिसिक एसिड होता है, सीधा आंसर। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, द गैस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। तो जो होती गैस वो होती कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको दिखा देता हूँ मैं आगे। तो लिखा फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक देयर फूड्स. इट जनरली इन्वॉल्व द वाटर, सनलाइट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फूड्स. बाय absorbing the sunlight, water from the roots and the carbon dioxide from the air, plants can perform the photosynthesis process for the making the glucose and the oxygen. तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के थ्रू, सनलाइट आई, ऑक्सीजन क्या हुआ आपका बाहर निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली, और शुगर उसने बनाई, ग्लूकोज उसने बनाई, ठीक है ना। वाटर नीचे की तरफ है, मिनरल्स से कहाँ से मिल जाते हैं, सॉइल से मिल जाते हैं। अच्छा नाइट में होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस टाइम पे क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और शुगर को करते हैं बाहर निकाल देते हैं। ये आपकी प्रोसेस दे देगा। ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है आपकी कि 6 जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब आपके पानी के 6 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के टाइम पे या जो सनलाइट होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू C6H12O6 ग्लूकोज वो बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं। बस यही रात को क्या हो जाता है, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है, किन के लिए, प्लांट्स के लिए, और ह्यूमन बॉडी जो होती है, एनिमल जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं हमेशा के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपके 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के साथ मिलके आपका क्या निकाल देते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं, और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और इसमें आपकी क्या निकलती है, ATP मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में निकलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में निकलती है, और साथ ही साथ हीट भी बाहर निकलती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो ऑन द सॉइल विच डेफिशिएंट इन। अच्छा इनको सबकी देखो होता क्या है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना,
ये जो सॉइल से नहीं मिल पाता उन्हें, वो चीज़ होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो लेते हैं वो किससे ले लेते हैं? इंसेक्ट से लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति वो कहाँ से करते हैं? इंसेक्ट से करते हैं, और वो आपने याद रखना है। तो देख लिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट आर प्लांट दैट फीड ऑन द इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। कहाँ पे पैदा होते हैं या कहाँ पे आपके ये उगते हैं? जहाँ पर आपकी नाइट्रोजन की होती है डेफिशिएंट होती, कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन की बोल सकते हैं पूर्ति के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ड्रॉसेरा आ गया आपका, नेप्थिस आ गया आपका, डायोनिया आ गया आपका, यूटिकुलेरिया आ गया आपका, यूट्रिकुलेरिया। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखो ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनके अंदर जैसे कुछ चले गया ना, जैसे कुछ भी यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह चले गए। ये आपका देखो, ये कौन सा है? डायनी है आपका, नीचे आपका नेप्थिस है, इस तरफ देखेंगे आपका कौन सा है? ब्रोकाइडी है, यहाँ ड्रॉसेरा है, ये आपका पिंक्यूला है, और ये आपका सरकाइना है, और यहाँ पे हेलमेन फोरा दिख रहा होगा। तो ये सारे कैसे हैं? आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। इनके अंदर आपने देखा होगा कि क्या फंस जाती है, जब ये देख लीजिए ये होते हैं, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए मच्छर या मक्खी आ गई, तो ये क्या कर देता है? उसे इंगल्फ कर देता है, धीरे धीरे खा लेता है। नाइट्रोजन की पूर्ति इस तरीके से करते हैं आपके जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? अभी मैंने शुरुआत में पढ़ाया तो था, सॉइल से लेते हैं। किससे लेते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द प्लांट मेनली रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल इज द मेन सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। द पीएच, जैसे बोलते हैं आपका क्या? पीएच, ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन बोला जाता है, इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। पीएच आप जानते हैं क्या होता है? आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी को दिखाता है, और न्यूट्रल फिनोमिना को भी दिखाता है। अच्छा, कौन सी सॉइल आपकी बेस्ट होती है? तो सॉइल ऑफ द स्लाइटली एसिडिक होती है, जो दैट इज द 6, एंड द स्लाइटली एल्कलाइन जो आपकी बेसिसिटी को दिखाता है, दैट इज 7.5, इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट क्रॉप्स। तो लगभग 6 से लेकर 7.5 तक जो सॉइल होती है, जिसका पीएच वैल्यू होती है, वो बेस्ट होती है किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। प्लांट रूट्स कैन ओनली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स आफ्टर दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्टेन आइकनिक या आयनिक फॉर्म्स। पोटेशियम हेल्प्स द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अच्छा, पोटेशियम किस में मदद करता है? कि ये जो आपकी रूट्स हैं वो सॉइल में अंदर की तरफ चले जाएं और एब्जॉर्ब कर लें न्यूट्रिएंट्स को बहुत जल्दी से। फॉस्फेट, पोटेशियम एंड द जिंक आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस मूविंग एज द रिजल्ट ऑफ द डिफ्यूजन। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब कुछ उसके पास पहले से होते हैं, जैसे आप कहते हैं जनरली अवेलेबल टू द प्लांट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी थ्रू द एयर एंड द वाटर। उसे हवा से मिल जाता है और आपका वाटर से मिल जाता है। सॉरी, कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी? एक तो आपका क्या मिल जाता है? कार्बन मिल जाता है हवा से, क्योंकि वो क्या लेता है? CO2 लेता है ना, तो कार्बन मिल जाता है आपका। वाटर से H मिल जाता है, उसे H2 होता है, तो हाइड्रोजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन। बहुत आसान है। देखो, अगर एयर की बात करें तो एयर से वो क्या लेता है? CO2 को खींचता है, और वाटर से वो H2O को खींचता है। तो 3 तो निकल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही मिल जाते हैं उससे। तो इनकी डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती कि इनको प्लांट्स को। दूसरी तरफ जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो होती है किसकी? इन दीज आर द मोर कॉमन बट अवेलेबल थ्रू द फर्टिलाइजर्स। तो जो कमी हो सकती है, कमी बेसी देखने को मिल सकती है किसमें? आपकी मिट्टी में। वो इन तीन चीज़ की होती है। NPK आपने देखा सुना, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है NPK के बारे में, तो इसका जो रेशियो होता है फर्टिलाइजर्स में 4:1 का होता है। अगर 1 चम्मच आप क्या डाल रहे हैं? पोटेशियम डाल रहे हैं, तो 2 चम्मच फास्फोरस और 4 चम्मच नाइट्रोजन के पड़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं आपके? ये आपके फर्टिलाइजर के थ्रू मिल जाते हैं। अब ये तो कैसे हैं आपके? देखो, ये तो आपके CHO जो होते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जो अच्छी मात्रा में चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वहीं सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं आपके, जिसमें आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। ये तीनों भी आप याद रखिए। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसमें निकल, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन आ जाता है। तो ये आप याद कर लेना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सोर्सेज फ्रॉम द एयर, वाटर एंड द सॉइल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसेंशियल होता है। अच्छा, सोर्सेज फ्रॉम द सॉइल एंड द अदर फर्टिलाइजर, तो पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड एंड द मॉलिब्डेनम। अच्छा, पीएच स्केल की बात करेंगे तो 0 पे बिल्कुल आपका क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है, और आपका 14 पे हाईली क्या होता है? बेसिसिटी देखने को मिलती है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, और जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, और इस तरफ जाते हैं आपकी बेसिसिटी बढ़ने लग जाती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। 0 पे जो आपका होता है एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद जो 1 के आसपास देखने को मिलता है, स्टमक एसिड देखने को मिलता है। 2 के आसपास लेमन हो गया, विनेगर देखने को मिलता है, वाइन हो गई, कॉफ़ी हो गई। मिल्क आपका लगभग 6 के आसपास आता है। वाटर लगभग आपका जो क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है, लगभग वो 7 के आसपास आता है। तो वो न्यूट्रल होता है आपका।
ब्लड हो गया आपका, ये स्लाइटली क्या होता है आपका, बेसिक होता है, बेसिकली एल्कलाइन होता है। बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे बेसिक एलिमेंट है। मैग्नीशिया हो गया आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, अमोनिया हो गया, सोप, ब्लीच, ड्रेन एंड क्लीनर। तो जहाँ मैंने मिट्टी की बात की थी वो 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए, तब वो अच्छी मानी जाती है। स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन एंड टू फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। तो जो एनारोबिक कंडीशन दो होती है, देखो दो कंडीशन होती है, एक एनारोबिक कंडीशन होती है और एक होती है एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में आपकी O2 प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होती है, O2 एब्सेंट होती है आपकी। अच्छा क्या लिखा, फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द, तो ये होता है आपका क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल इज द क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इस बैक्टीरियल स्पीसीज आर द एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग जर्म्स पॉजिटिव होता है, सॉरी जर्म्स क्यों, ग्राम पॉजिटिव होता है। इट बिलोंग्स टू द फाइलम फॉर्मिक्यूटिस। तो ये ग्राम पॉजिटिव आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। द प्रोसेस बाय द विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन द एयर गेट द कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया और द सिमिलर नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है आपका, कि जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्राइट या नाइट्रेट में आपकी चेंज हो जाती है, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। और फिर आपका रिवर्सिबल साइकिल भी होती है, उल्टा भी होने लग जाता है कि आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट किस में चेंज कर देता है, फिर से नाइट्रोजन में बदल जाता है। अच्छा एस्टोबैक्टर की बात करें तो ग्राम नेगेटिव होता है, फ्री लिविंग एरोबिक होता है। देखो ग्राम पॉजिटिव जो आता है एनरोबिक कंडीशन के लिए आता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जो आता है, पॉजिटिव किसके लिए, एनरोबिक कंडीशन के लिए जब आपकी O2 एब्सेंट होती है, और नेगेटिव आता है किसके लिए, आपका एरोबिक कंडीशन के लिए जब आपकी प्रेजेंट होती है। सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया, इट इज स्पेरिकल बैक्टीरिया दैट फॉर्म द थिक वॉल्ड सिस्ट। राइजोबियम में भी बता दिया था मैंने आपका, जो प्लांट जो आपके लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स नोडल ऑन द प्लांट्स। विब्रियो जो होता है ग्राम नेगेटिव होता है ये भी, और कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया होता है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, और मैंने सारे तरीके मैंने बता रहा है, जैसे कोकाई होता है आपका, कोकाई आपका गोल तरीके का बैक्टीरिया होता है। फिर आपका एक बैसिलस होता है आपका, ये कैप्सूल टाइप का होता है। विब्रियो होता है आपका। तो ये कई सारे टाइप्स हैं, ये पढ़ा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कॉज द रिटार्डेड ग्रोथ इन द प्लांट। तो ये कमी हो जाती है जब कैल्शियम की कमी होने पे जो आपका क्या हो जाता है, जो प्लांट होता है वो छोटा रह जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है कैल्शियम, तो स्टंटिंग और जो आपका नेक्रोसिस देखने को मिलता है। स्टंटिंग मतलब बौनापन, वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट रिटार्डेड डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द लीव्स। तो जो आपकी क्या होती है, टिश्यूज होती हैं लीव्स की, वो मरने लग जाती हैं। आयरन की बात करें तो क्लोरोसिस आपकी डिसीज देखने को मिलती है। एंड एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लांट इन विच द स्टेम्स एंड लीव्स टर्न्स पैले ग्रीन एंड द येलो। तो आयरन की कमी होने पे जो आपकी हरी पत्ती है उसका रंग कैसे पड़ने लग जाता है, थोड़ा सा कैसा पीला हरा पड़ने लग जाता है। कॉपर की कमी जो होती है उसमें डाईबैक ऑफ द सूट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो मरने लग जाते हैं। डेथ ऑफ द स्टेम और द ब्रांचेस ऑफ द वुडी प्लांट। तो ये था आपका लेक्चर, ठीक है ना। इसका जो PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पे क्या होगा कि आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। इसका जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी आपका डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।